हेलो एवरीबॉडी, ये एक्टिव पैसिव का थर्ड वीडियो है मेरा। इससे पूर्व 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर वो दोनों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक पॉइंट आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्टिव पैसिव का इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत आसान है किंतु फिर भी हम गलत कर जाते हैं। तो देखते हैं इनको। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि ये किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहे होंगे। ओपन, ओपन द विंडो, मतलब फर्स्ट फॉर्म नीचे देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट से चालू हो रहा है। डू भी एक मेन वर्ब है। यहाँ कुछ सहायक क्रिया के बारे में भी आता है। देखिए हम चालू करते हैं। ओपन द विंडो, तो एक्टिव वॉइस में ये प्रश्न पूछा जाता है, ओपन द विंडो। यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बता दूं। लेट सबसे पहले लाना है, फिर ऑब्जेक्ट को पहचानना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। चलो देखते हैं। तो यहां ओपन, फिर यही क्रिया यानी वर्ब से ये प्रश्न पूछना है कि ओपन, क्या ओपन? द विंडो, ऑब्जेक्ट हमारा हुआ विंडो। तो लेट सबसे पहले लगाएंगे, लेट द विंडो, फिर ये बी हमने लगा दिया और इसकी थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो क्या हो गया? लेट द विंडो बी ओपन्ड। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फादर। अब देखिए यहां कुछ गलती जो होती है वो मैं गलती बता दूं, और गलती होती है ऑब्जेक्ट की। गलती कैसे होती है? या तो हमने देख लिया राइट फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है, किंतु अगर हम ये क्या और किसे का प्रश्न सही ढंग से नहीं जानते, ये दोनों, तो हम यहां गलती कर देंगे। क्या गलती होती है? यूर फादर से भी चालू कर देते हैं, ऑब्जेक्ट इसको समझ बैठते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इससे चालू कर देते हैं, जबकि क्रिया के बाद होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलेगा, और वर्ब से ही वो क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं कि राइट, क्या लिखें? तो अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ अ लेटर। देखिए लेट लगाई देंगे सबसे पहले, अ लेटर, ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, बी लगा देंगे और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद जो बचा हुआ है टू योर फादर एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है डू, देखिए डू योर वर्क, ऑर्डर वाले होते हैं। ये आदेश दिया जा रहा है कि डू योर वर्क, अपना काम करिए। ये मेन वर्ब के रूप में आता है। अब मेन वर्ब के रूप में आया है तो बताया जाता है कि डू या डज ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हटा दो, किंतु ध्यान रखना है जब मेन वर्ब के रूप में आता है तो इनको नहीं हटाया जाता है। डू योर वर्क, डू करो, क्या करो? योर वर्क, तुम्हारा काम। तो लेट योर वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट को सही पहचान लिया तो बहुत कुछ हमारा एक्टिव पैसिव सही हो जाता है। उसके बाद बी लगाना है और डू की थर्ड फॉर्म डन, क्योंकि ये एक मेन वर्ब के रूप में आया है। नेक्स्ट देखिए, यहां नॉट भी लगा हुआ है। डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द रोड, ऑन द रोड। अब देखो यहां हम कहें कि ये मेन वर्ब एक ये रही और एक ये भी दिखाई दे रही है हमको, तो ये नॉट के कारण डू यहां आया है, किंतु इसकी मेन वर्ब तो क्या है? प्ले। बस ये प्ले से हमें सवाल पूछना है कि प्ले क्या खेलता है? फुटबॉल। अब यहां द रोड से भी कुछ चालू कर देते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को सही नहीं पहचानते तो द रोड से भी चालू कर रहे हैं। गलती यही होती है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सही पहचानते हैं हम, डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, तो
हम यहां ले आएंगे लेट फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये स्ट्रक्चर में भी आपको बता दूं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लाना है, उसके बाद वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, किंतु नॉट का ध्यान रखना है। नॉट कहां लाना है? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो देखो, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड, फुटबॉल नॉट बी प्लेड, नॉट कहां लेके आए हम? फुटबॉल के बाद, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑन द रोड। अब ये जो ऑर्डर वाले वाक्य हैं, कुछ रिक्वेस्ट वाले भी होते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले में प्लीज और काइंडली से ये चालू होते हैं मुख्यतः, क्योंकि प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट वाले शब्द नजर आते हैं, तो इनसे भी वाक्य चालू होते हैं। इनसे मुख्य बात चालू तो ये मे से भी इनको एक्टिव पैसिव बनाए जा सकते हैं, किंतु सबसे सरल तरीका है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू से हम चालू करें तो बेहतर होता है। देखो, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव, ये पहचान कैसे करेंगे हम? प्लीज और काइंडली जैसे शब्द होंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये वही तरीका वही है, कोई भी नया नहीं है। तो ध्यान ये देना है कि गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव। अब दोनों देखे, मी और योर पेन। यहां दो प्रश्न करते हैं हम वापस। तो प्लीज गिव मी योर पेन, गिव क्या क्या, योर पेन, है ना? तो एक ऑब्जेक्ट है, और किसे? मुझे, दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। किंतु यहां कोई ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं है हमको, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड में हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। टू लगाओ और पूरे वाक्य को ऐसे कैसे लिख दो, किंतु ध्यान रहे प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये याद कर लो। जब भी रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो इसको याद कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हमने हटा दिया, ये प्लीज। उसके बाद गिव मी योर पेन, एज इट इज उसको लिख दो, बहुत आसान है। दूसरा एक और देख लें, काइंडली एक्सेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फीस। इसमें भी वही तरीका अपना लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर काइंडली को हटा देंगे, एक्सेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फीस। तो यहां भी ये ध्यान रखना है। अब एक बात आपको मैं यहां बता दूं कि हमारी एक्टिव पैसिव में मुख्य बात क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, किंतु यहां तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई नहीं। देखो इसमें कहां है वर्ब की थर्ड फॉर्म? इस रिक्वेस्ट वालों में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, क्योंकि यहां गिव हमने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां है ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहां भी है। देखो, यू आर रिक्वेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म यहां आ गई, तो हमारा नियम पूरा वही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। एक्टिव पैसिव में ही एक फॉर्म और आती है, गोइंग टू वाली। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार हमें गलती करने पर मजबूर कर देती है। देखो, आसान एग्जांपल है, शी इज गोइंग टू कुक फूड। गोइंग टू, ये गोइंग टू, यहां प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आती है कि हम बहुत बार इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ के हल कर देते हैं। बस गलती वहीं होती है, क्योंकि यहां कार्य जारी नहीं है कोई। सी इज गोइंग टू कुक फूड, मतलब वो भोजन बनाने के लिए तैयार हो रही है, काम नहीं हो रहा, वो भोजन बनाने के लिए तैयार हो रही है, रेडी टू यूज। मतलब बात ये क्या हुई कि सी इज गोइंग टू। अब यहां हमें ये देखना है कि वर्ब कहां है। वर्ब देखने के लिए टू के बाद हमेशा देखिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी, तो यही वर्ब है। वर्ब से क्वेश्चन भी यही करना है कि कुक, क्या कुक? फूड।
वही तरीका वही है, हमें वर्ब से वही 2 क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्ट हमारा वहीं से निकलेगा। तो फूड यहाँ से चालू कर देंगे। अब इसमें देखिए एक वचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसा भी है इज आर एम वहाँ से लगाएंगे। फूड इज गोइंग टू, अब ये एज इट इज हमें लिखना है। देखिए ऊपर देखिए, इज गोइंग टू, इज गोइंग टू, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद हमें क्रिया लानी है, किंतु टू के बाद फिर हमारा नियम वही है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करें, बी लगा दो। तो बी लगा दिया, टू बी कुकड और बाई हर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिख दिया, तो सी की जगह क्या होगा, हर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट। द टीचर वॉज गोइंग, वही गोइंग टू, ये भी, इसको हमें मेन वर्ब नहीं माननी है। मेन वर्ब तो हमारी टू के बाद मिलेगी कहीं, तो टू के बाद देखिए पनिश, ये हमारी है मेन वर्ब। तो पनिश, किसको पनिश करना है, द स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, ऊपर तो द टीचर, इसके साथ क्या आया था, वॉज, किंतु वॉज आया उसका कारण था कि वो सिंगुलर था, और यहां स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, वर। बिल्कुल वर गोइंग टू एज इट इज लिखो, जैसे वॉज गोइंग टू ऊपर लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बी लगा दो, उसके बाद थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बाय द टीचर। ओके, एंड अगला देखिए, द जज इज गोइंग टू, इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। मतलब यहां बात वही है, टू के बाद हियर, वो केस को सुनेगा। तो यहां प्रश्न फिर वही करना है, क्या सुनेगा, द केस। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, द केस। द केस इज गोइंग टू, बिल्कुल उतार दिया हमने, ऊपर की नकल हो गई। थर्ड फॉर्म लगाने से पहले बी लगा दो, वी हियर्ड टुमारो बाय द जज। टुमारो को बाद में भी लगाया जा सकता है, किंतु बेटर होगा, क्योंकि बाद में हमें आदत है कि बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब इसका फोर्थ वीडियो, फोर्थ पार्ट, जो लास्ट और अंतिम होगा, हम उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।